वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मरकजी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और वजीर आजम की रिहाइशगाह पर इस वक्त इजलास जारी है। बड़ी खबर मरकजी दारुल हुकूमत दिल्ली से इस वक्त, जहां पर वजीर आजम की रिहाइशगाह पर इस वक्त मीटिंग जारी है। मरकजी काबीना का इजलास शुरू हुआ है और मुख्तलिफ उमूर पर इस मीटिंग के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा, जहां पर कोविड-19 के बीच सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनी है उस पर तबादला ख्याल होने के साथ साथ सरहदी इलाकों में जो कशीदगी है उसके बाद मुल्क के अंदर बनी कशीदगी और मुल्क के अंदर सूरत हाल पर इस मीटिंग के दौरान तबादला ख्याल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर इस वक्त मीटिंग जारी है, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हो सकता है और इस मीटिंग के दौरान जो तमाम वुज़रा हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। और ज़राए के मुताबिक इस वक्त इस मीटिंग के में सबसे पहले मुल्क के अंदर कोविड-19 की वजह से जो सूरत हाल बनी है और इस पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने के लिए अभी तक उठाए जा रहे इक़दामात पर बातचीत हो रही है। साथ ही साथ सरहदी तनाज़ात और इस कशीदगी को कम करने के लिए जो इक़दामात मरकजी सरकार की तरफ से उठाए गए उन तमाम उमूर पर इस वक्त मरकजी काबीना के इजलास में इस वक्त इन तमाम उमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इसी खबर पे। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही हैं, क्या कुछ अपडेट है मरकजी काबीना के इजलास के हवाले से? इजलास बड़े इम्पोर्टेंट है। एक सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और सलामती कमेटी का इजलास इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है जिसे हम सीसीएस मीटिंग कहते हैं, क्योंकि लद्दाख की सूरत हाल, सिक्किम की सूरत हाल, उत्तराखंड की सिचुएशन, नेपाल और बांग्लादेश, सारे ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कशन में लाया गया है। और अभी जो हमारे सूत्रा में बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सीसीएस की मीटिंग में ग्राउंड पर जो प्रिपरेशंस हो रही हैं उनको भी जायजा लिया गया। जो आर्मी चीफ की तरफ से डिटेल प्रेजेंटेशन गुज़श्ता दिनों दी गई थी उस पर दोबारा से बहस हुई है और जो सूरत हाल बनी हुई है डीएस्केलेशन के हवाले से उस पर जो है वो बात हुई है। आज बड़ा इसलिए भी सीसीएस की बैठक काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो मैकेनिज्म की मीटिंग हमने चाइना के साथ डीएस्केलेशन वाली मीटिंग को जो हुई है उसमें डीएस्केलेट करना, फौजियों को कम करना है, उसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक WWRD मीटिंग के नाम से जो कमेटी है उसका भी इजलास होना है। तो उससे पहले ये कैबिनेट का इजलास जो था वो काफी इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको जो है वो देखा जा रहा है। दूसरी बात जी, जहाँ तक मरकजी काबीना के इजलास की बात करें, ये हफ्तावार इजलास होता है, कोई नया इसमें नहीं है, लेकिन ज़रूर ये है कि जिस तरीके की सूरत हाल अभी हमारे मुल्क के अंदर बनी है कोविड-19 के हवाले से या फिर सिचुएशन जो बॉर्डर्स पर है, दोनों चीज़ों पर वहाँ पर डिस्कशन होगी और माना जा रहा है कि एक कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट को दोबारा से हरी झंडी दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो दिल्ली के अंदर इस वक्त मरकजी काबीना का इजलास शुरू हुआ है, वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है और जहां पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है, जहां पर कोविड-19 की वजह से मुल्क के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल पर और इससे निमटने के लिए अभी तक किए गए इकदामात और आगे की तैयारियों या हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब सरहदी तनाज़ात और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को लेकर भी मीटिंग के दौरान आज जिक्र किया जा सकता है। साथ ही साथ मरकजी काबीना के इजलास से पहले सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी मुनक्किद हुई और ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ताज़ा सूरत हाल का इस मीटिंग के दौरान जायजा लिया गया। इधर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मिशन इंचार्ज सैयद हैदर शाह को तलब कर पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुलाजमीन की जासूसी में शामिल होने और दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों के पेश नजर अमले को 50% तक कम करने की हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया है। एक बयान में वजारत खारजा की जानिब से कहा गया कि हिंदुस्तान में इसी तनासुब से पाकिस्तान में अपने मिशन के अमले को कम करेगा और अमले को कम करने के लिए फैसले पर 7 दिनों के अंदर अमल दरामद करना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के इंचार्ज को हुकूमत के इस फैसले से आगाह करने के लिए वजारत खारजा को तलब किया गया था। उन्हें बताया गया है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की सरगर्मियों पर मुस्तकिल तौर पर तशवीश का इजहार किया है। अहम बात यह है कि 31 मई को पाकिस्तान के हाई कमीशन की 2 ओहदेदारों को जासूसी के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया था और उन्हें इस मामले में हटा दिया गया था। प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया है कि जहां पाकिस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदार अपनी मुराद की हैसियत के बरखिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए, वहीं पड़ोसी मुल्क इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अफसरान को उनके कानूनी सफारत कामों से रोकने के मकसद के लिए मुसलसल डराने धमकाने की मुहिम चलाई गई। हाई कमीशन के ओहदेदारों के साथ पाकिस्तान और इसके ओहदेदारों के जरिए किया गया सलूक
सिफारतकारों और सिफारत खाने के ओहदेदारों के साथ किए जाने वाले बर्ताव से मुतल्लिक वियाना मुआहिदा और दो तरफा मुआहिदे की मुनाफी है, भारत की तरफ से बयान में कहा गया है। वजारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में गन पॉइंट पर 2 हिंदुस्तानी अफसरान को अगवा करना और इनके साथ किया गया सुलूक, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान किस हद तक जा चुका है। गुज़श्ता 22 जून को वतन वापस लौटकर आए इन अफसरान ने पाकिस्तान की एजेंसियों के जरिए किए गए वहशियाना सुलूक की मुकम्मल तफसीलात भी बताई थी। बरी फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने मशरकी लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां आज दूसरे रोज वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर अफसरान के साथ बातचीत करेंगे और कई फौजी चौकियों का आज वो मुआयना करने वाले हैं। इससे कबल कल लेह पहुंचने के बाद उन्होंने वादी गलवान में गुज़श्ता दिनों जख्मी हुए एहलकारों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। लद्दाख की वादी गलवान में चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान हुए तसादुम के बाद फौजी सरबराह का यह दूसरा लद्दाख का दौरा है। जख्मी जवानों से मिलने के बाद फौजी सरबराह सरहद पर तैनात सीनियर अफसरान से आज बात करेंगे। वो चीनी फौज के साथ हुई कोर कमांडरों की सतह की बातचीत के बारे में भी पूरी जानकारी आज भी अफसरान से हासिल करेंगे। इधर भारत और चीन की अफवाज कोर कमांडर सतह के मुज़ाकरात के बाद तसादुम वाले इलाकों में आमने सामने न आने पर मुत्तफिक हो गई हैं। दोनों अफवाज के दरमियान मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन के मसले पर सोमवार की रोज हुई कोर कमांडर सतह की बातचीत में ये इत्तेफाक हुआ है। इस ज़िमन में अगरचे सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया, ताहम मुख्तलिफ खबरसां इदारों के मुताबिक मशरकी लद्दाख में टकराव वाले इलाकों से वापसी के लिए लवाजमात को अमली शक्ल दी जाएगी, जिसके बाद इस पर अमल दरामद होगा। सोमवार को भी करीब 12 घंटों तक दोनों ममालिक की जानिब से कोर कमांडर सतह पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक बातचीत खुशगवार, मस्बत और तख्लीकी माहौल में हुई और इस बातचीत में दोनों फरीक पीछे हटने पर राजी हो गए हैं। तो मशरकी लद्दाख पर सबकी नजरें रहेंगी, जहां पर भारत और चीन के फौजी कोर कमांडर सतह के मुज़ाकरात के बाद तसादुम वाले इलाकों में जहां दोनों अफवाज आमने सामने आई थी, भारत के 20 फौजी जाँ बहक हुए थे और इन 20 फौजों के जाँ बहक होने के बाद हकीकी कंट्रोल लाइन पर तनाव काफी ज्यादा देखा गया था और इसी तनाव को कम करने के लिए बातचीत का सिलसिला और ये दौर लगातार जारी था। मुसलसल चौथी बार सोमवार को फौजी सतह की बातचीत शुरू हुई थी और इस बातचीत के दौरान जहां एक तरफ दिल्ली से भी बीजिंग के साथ मुज़ाकराती अमल के जरिए मामले का हल तलाशने की कोशिश मुसलसल जारी है, तो दूसरी जानिब कोर कमांडर्स की सतह पर जो फौजी सतह पर बातचीत लद्दाख के अंदर थी, उसके मुसलसल चौथी मीटिंग के बाद दोनों अफवाज ने इस पर इत्तेफाक किया है कि वो मशरकी लद्दाख में जहां कंट्रोल लाइन के इस मसले पर सोमवार को जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, इसमें कोर कमांडर की सतह की बातचीत में इत्तेफाक हुआ था कि दोनों अफवाजें इन इलाकों से पीछे हटेगी। इस संबंध में सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया, ताहम मुख्तलिफ खबरसां इदारों के मुताबिक मशरकी लद्दाख में टकराव वाले इलाकों से वापसी के लिए लवाजमात को अमली शक्ल दी जाएगी, जिसके बाद इस पर अमल होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि करीब 12 घंटों तक दोनों ममालिक की जानिब से कोर कमांडर सतह पर यह बातचीत हुई थी। 11:30 दिन और रात से 11:30 तक ये बातचीत जारी रही थी और करीब 12 घंटों तक इस बातचीत के बाद बताया जा रहा है कि पहली बार इस तरह की मुस्बत पहल है, जहां पर दोनों अफवाज ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि वो इस इलाके से पीछे हटेंगी। और साथ ही साथ फौजी जराये के मुताबिक बातचीत खुशगवार माहौल में हुई, मुस्बत और तख्लीकी माहौल में हुई। इस बातचीत के बाद दोनों फरीक पीछे हटने पर राजी हुए। वहीं दूसरी जानिब कशीदगी को जहां पर कम करने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं, तो बरी फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मशरकी लद्दाख के दौरे पर हैं। दौरे का आज आखिरी दिन है, जहां आज दूसरे रोज वो LAC पर जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर वो सीनियर अफसरान के साथ बातचीत करने वाले हैं जो LAC पर तैनात रहते हैं। और इससे कबल कल जब वो लेह पहुंचे तो उन्होंने वादी गलवान में गुज़श्ता दिनों जख्मी हुए एहलकारों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। और गलवान वादी में चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान हुए इस तसादुम के बाद फौजी सरबराह का यह लद्दाख का दूसरी मरतबा दौरा था। तो इस बीच जख्मी जवानों से मिलने के बाद फौजी सरबराह सरहद पर तैनात सीनियर अफसरान के साथ भी आज बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब भारत और चीन की फौजी जो दोनों अफवाज हैं कोर कमांडर सतह के मुज़ाकरात के बाद
तसादुम वाले इलाकों में आमने सामने ना आए, इस पर इत्तेफाक हुआ है। कमर आगा साहब डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पे हैं। बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब ज्वाइन करने के लिए। कमर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा किस तरीके से आप इस पहल को देखते हैं। बातचीत लगातार चली और चौथे फेज में जाकर दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दोनों अफवाज पीछे हटेंगी। एक तरफ कशीदगी, 20 जवानों की जान चली गई और उसके बाद आखिर बातचीत के जरिए ही मामले का हल तलाशने की कोशिश हुई। किस तरीके से इस पहल को देखते हैं फौज की जानिब से जो दोनों तरफ से हुई है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा था कि जंग कोई ऑप्शन नहीं है और चाइना भी इस पोजीशन में नहीं है कि जंग करे। जी, बातचीत ही एक मसला है। इस वक्त सब पेंडेमिक या ये जो वबा फैली हुई है उससे सारे मुल्क दुनिया भर के जूझ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान और चाइना की आर्मी इतनी पावरफुल आर्मीज हैं, इतना वेपन है इनके पास, न्यूक्लियर वेपन भी है, उसको डिलीवरी सिस्टम भी उसका इतना स्ट्रांग है दोनों के पास। जंग होती तो इतनी खतरनाक जंग होती कि इसकी कोई इंतहा नहीं। जी, लिहाजा यही था, ऑप्शन होना था। सवाल इस बात का इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ और जो फौजी इसमें चाइनीज इन्वॉल्व थे उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कहती है कि लोकल वजह से हुआ तो मैं समझता हूँ उन चाइनीज सोल्जर्स को भी सजा। क्या चाइनीज आर्मी रोग आर्मी की तरह बिहेव कर रही है, इनडिसिप्लिन हो गई है, उसका ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप का कंट्रोल नहीं है? ये सारे सवाल इस वक्त सामने हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि कमांडर लेवल पे। दूसरी बात ये भी थी कि इंडिया ने बहुत जबरदस्त प्रेशर चाइना पे डाला था, मिलिट्री बिल्डअप कर दिया था बहुत जबरदस्त, पूरे अभी भी है वहाँ पे ये लद्दाख के इलाके में, और ये बहुत ही रैपिड डिप्लॉयमेंट किया, इतनी तेजी से आर्मी को वहाँ पे पहुँचा दिया। जी, हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स सब रेडी कर दी वहाँ पे। फिर उसके अलावा डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, डिफेंस मिनिस्टर्स खुद वहाँ पे गए, रशिया वहाँ जाके उन्होंने रशियन से बात की, वो बताया सारी सिचुएशन। रशिया ने भी भारत का साथ दिया एक तरह से देखा जाए, और रशिया हमारा पुराना दोस्त है और हमेशा से उसने भारत की फलाह बहबूदगी के लिए काम किया है, और उसने दोबारा से वो नहीं चाहता कि कोई इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन हो, और ये भी नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन कमर आगा साहब, जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो इंटरनेशनली भारत ने दबाव बनाने की कोशिश की है, पॉलिटिकली इस पूरे मामले में जीत की कोशिश की है, तो क्या ये माना जाए वो भी एक दबाव का ही नतीजा है? अब जाके चीन ने 3-4 मीटिंग्स हुई, इतना कुछ हो गया LAC पर, उसके बाद हामी भरी कि हाँ वो पीछे हटने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, बिकॉज अमेरिकन ने भी भारत के लिए कहा सपोर्ट में, एक तरह से देखा जाए पहले तो उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया, लेकिन फिर उसके बाद उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने पॉम्पेओ ने कहा कि रोग एजेंसी का नाम लिया वहाँ पे, यानी चाइना की आर्मी रोग है। फिर उसके अलावा यूरोप के भी सभी देश जो थे वो अच्छी तरह से चाइना जानता है उसके फेवर में नहीं आ सकते, अगर जंग होती है तो वो भारत के साथ रहेंगे, और सबने फौरन चाइना पे प्रेशर डाला कि वहाँ से विड्रॉ करें और बातचीत से मसलों का हल करें, जंग ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत मैसिव प्रेशर था। दूसरे भी चाइना की रिपुटेशन पूरे अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जिस तरीके से साउथ चाइना सी में 8 नेशन उससे परेशान है, उनकी ज़मीन में हड़प करना चाहता है। ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ संकाकू आइलैंड पे इसका झगड़ा है। ताइवान में इसने जिस तरीके से कर रखा है उससे खुश नहीं है। साउथ कोरिया इससे परेशान है। फिर उसके अलावा यहाँ पे इंडिया के अंदर लगातार इस तरीके से वो मिलिट्री बिल्डअप करना और ज़मीन को हड़पने की कोशिश करना, इस तरीके से सभी देश, हांगकांग में जो कुछ हो रहा है उससे भी चाइना की रिपुटेशन बहुत ख़राब हुई है। उसके वो इकोनॉमिक पावर तो बहुत बड़ी है, तो कोई शक नहीं इस वक्त बन गई है, उसने काफ़ी वेल्थ इकट्ठा कर लिया, मगर इंटरनेशनल रिपुटेशन उसकी अच्छी नहीं है। वो ग्लोबल पावर जो उसका ख्वाब है, मैं नहीं समझता कि वो बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर बात हो रही थी, जहां पर फौजी सतह पर बातचीत जारी है और पीर को जो बैठक हुई, बातचीत हुई और फौजी जराये के मुताबिक खुशगवार माहौल में, मुस्बत और तख्लीकी माहौल में बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों फरीक पीछे हटने के लिए राजी हुए हैं।
बात अब कोविड-19 की, क्योंकि श्रीनगर की एक और खातून आज कोरोना वायरस में मुब्तला होकर इंतकाल कर गई। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद 88 तक जा पहुंची है। स्किम सोरा इंतजामिया के मुताबिक 48 साल खातून जो 17 जून के रोज अस्पताल में दाखिल कराई गई थी, आज सुबह इंतकाल हो गया। और इंतजामिया का मजीद कहना है कि बागात के रहने वाली मज़कूरा खातून जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थी, जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है और इसकी मौत हुई है। इस तरह जम्मू कश्मीर में अभी तक 88 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 78 वादी कश्मीर से, जबकि 10 जम्मू सूबे से अमवात हुई है। वादी में सबसे ज्यादा 21 अमवात श्रीनगर जिले से हुई है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 15,900 से जायद मामले सामने आए हैं। इन मरीजों के इजाफे के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,56,000 से तजावुज कर गई है, जबकि हलाक शुदगान की तादाद भी मुल्क के अंदर 14,476 हो चुकी है। आज मरकजी वजारत सेहत की जानिब से ताज़ा तरीन आदाद शुमार जो जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 4,56,183 हो गई है, जिसमें कोरोना वायरस के 15,968 नए केसेस भी शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 465 अमवात के साथ मरने वालों की मजमूई तादाद 14,476 हो गई। दूसरी तरफ इस बीमारी से शिफायाब होने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इस तरह 24 घंटों के दौरान 10,495 मरीज सेहतमंद हुए हैं। शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद मुल्क के अंदर 2,58,685 तक पहुंच गई। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 1,83,022 एक्टिव केसेज हैं और इस वायरस से रियासत महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है, जहां कोविड-19 के 3214 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 24 घंटों के दौरान 248 लोगों की मौत हुई है। 465 में से 248 लोग महाराष्ट्र रियासत से। इस तरह यहां पर मरीजों की तादाद 1,40,000 पहुंच गई है, जबकि 6500 से ज्यादा लोगों की तादाद महाराष्ट्र के अंदर अब तक जान गंवा चुके हैं और 1900 से ज्यादा लोग अभी तक इस वायरस से निजात पा चुके हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोना वायरस की बीमारी का 100% इलाज करने का दावा करते हुए कोरोनिल नामी दवा लॉन्च की थी। ताहम हुकूमत ने उन्हें फौरी तौर पर झटका दिया है और वजारत आयुष ने पतंजलि की इस दवा के इश्तिहार पर फिलहाल रोक लगा दी है। वजारत आयुष ने पतंजलि की दवा का नोटिस लेते हुए पूरी मालूमात तलब की है और वजारत का कहना है कि इस दवा के हवाले से इसे हकायक और जो साइंसी तजुर्बात हैं उससे मतला नहीं किया गया और पतंजलि के इश्तिहारात पर तब तक रोक रहेगी जब तक इस मामले की बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात नहीं की जाती। वजारत ने उत्तराखंड की मुतलका रियासती जो लाइसेंसी ट्रिब्यूनल है उससे भी मालूमात तलब की है। जो कोई भी मेडिसिन बना सकता है उसमें कोई ये नहीं, लेकिन जो नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ था ये साधारण 21 अप्रैल को, आपको पता है कि जो आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स तैयार किया हुआ था, जो कोई मेडिसिन बना सकते हैं, तो जो फॉर्मूला है वो टास्क फोर्स के थ्रू वो रिसर्च के लिए जा रहे थे। इसके बाद में पता चला कि वो सब स्लो चल रहा है, तो हमने एक नोटिफिकेशन निकाल के, जो मैंने कहा कि 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला, और जो कोई खुद रिसर्च कर सकता है हॉस्पिटल में, और कई मुद्दे उसको कई मुद्दे दिए थे कि वो साथ लेके, यानी एमडी डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ के एथिक्स कमेटी के साथ वो सब रिसर्च होना चाहिए। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था, और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे, आगे उसका आगे जांच करके वो हम डिक्लेयर करेंगे कि वो सही है कि नहीं। या इसमें कितना वक्त लगेगा सर, क्योंकि कोरोना का कहर भी बढ़ता है। या तुरंत करेंगे। जो पद्धतियां है ना, जो रूट है जो करने का, उसके मुताबिक हम कर लेंगे।
इधर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज मुसलसल 18वें रोज डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, जबकि 17 दिन बाद पेट्रोल की कीमत मुस्तहकम रही, जिससे दिल्ली में डीजल महंगा हो गया है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपए फी लीटर पर मुस्तहकम रही, जो 28 अक्टूबर 2018 के बाद की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। इस दौरान डीजल की कीमत 48 पैसे इजाफे के साथ 79.88 पैसे तक फी लीटर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की असल कीमत में तकरीबन 12 हफ्तों तक कोई तब्दीली नहीं की थी, जबकि खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी का सिलसिला भी जारी था। हालांकि दिल्ली और मुंबई में रियासती हुकूमतों ने वैट बढ़ाने से कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 7 जून से कीमतों का जायजा दोबारा लेना शुरू किया और गुज़श्ता 17 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे के साथ साथ यानी 11 रुपए 93% महंगा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में मुसलसल 18 दिनों में 10 रुपए 49 पैसे यानी 15.12% का इजाफा हुआ है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में भी आज पेट्रोल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है और इसका असर जम्मू कश्मीर तक भी देखा जा रहा है, जहां पर किराए में भी अब इजाफा किया जा रहा है। अरे हम तो चाह रहे हैं कि सस्ता हो, लेकिन ये सस्ता होने की गुंजाइश नहीं। दिन प्रतिदिन कहीं 2 रुपए कहीं 4 रुपए ऐसे करके बढ़ रहा है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आम पब्लिक के लिए दिक्कत हो जाएगी। अरे खरीद नहीं पाएगा, फिर गाड़ी घोड़ा खड़ी हो जाएगी, साइकिलें से चलना पसंद करेगा। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। धान लगाना है, सींचना है, तमाम काम है किसानों के, जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको बहुत कष्ट इस समय हो रहा है। लेकिन अगर एक तरफ से जा रहा है तो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट दे भी रही है किसानों को, तो लॉकडाउन ठीक है, लेकिन अब यहीं रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बढ़ बहुत गया है डीजल पेट्रोल दोनों। डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं भैया, इससे बहुत परेशानी हो रही है। किसानों के लिए परेशानी है, सिंचाई के लिए परेशानी है, धान बैठ रहा है उसके लिए परेशानी है। लॉकडाउन अभी ख़त्म हुआ है, अब इससे आज पब्लिक उबड़ नहीं पा रहा है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सब क्या किया जाए। लगातार बढ़ते जा रहा है। सरकार से यही डिमांड है कि जो है डीजल के रेट कम किए जाएं, किसानों के ऊपर इतना बोझा नहीं डालना चाहिए। चीज़ें महंगी हो जाएंगी, शायद महंगाई दर इससे बढ़ जाए, क्योंकि जो भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट लाइक माल को ढोने में जो काम आता है वो सिर्फ डीजल के ऊपर ही चलते हैं, अपने ट्रक या कोई भी टेम्पो ट्रांसपोर्ट सब कुछ। तो मेरे को लगता है कि इसका सीधा इफेक्ट हर माल के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो खाने की वस्तु हो, पहनने की हो या मशीनरी हो या सब कुछ। तो after yesterday's gain of 500 points in Sensex, today also Sensex continued that momentum, and it is, as I'm talking to you, it is up by 250 points. The reason being very simple, that investors are having this confidence that as the days go by, though number of COVID cases are also going up, but the thing is recoveries are also increasing, and if you see the ratios are suggesting that recoveries even in the cities like Delhi and Mumbai, they are on the up, and that is one thing. Second thing, far as economy is concerned, तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान